आज हम फिरोज शाह तुगलक के शासन के दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने फिरोज शाह तुगलक की शासन व्यवस्था के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि फिरोज़ ने विभिन्न वर्गों को प्रसन्न और संतुष्ट रखने के लिए उनको अनेक सुविधाएं दी, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने अमीरों के प्रति, सामंतों के प्रति, उलेमाओं के प्रति जो तुष्टीकरण की जो नीति अपनाई वो उसके राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि अमीर वर्ग, सामंत वर्ग, उलेमा वर्ग के प्रति जो उसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई वो उसी के साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। इससे क्या हुआ? सुल्तान का पद शक्तिहीन हो गया, प्रशासन में अव्यवस्था आ गई और तुगलक साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी हो गया। फिरोज तुगलक की ये जो तुष्टीकरण की नीति थी ये उलेमाओं के प्रति, सामंतों के प्रति और सैनिक वर्ग के प्रति अपनाई गई थी। क्यों अपनाई गई थी? क्योंकि फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग को, सामंत वर्ग को और सैनिक वर्ग को संतुष्ट रखना चाहता था। अब तीनों वर्गों को संतुष्ट रखने के लिए उसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उलेमा वर्ग को संतुष्ट रखने के लिए क्या किया फिरोज ने? उसने एक संकीर्ण धार्मिक नीति का अवलंबन किया। उलेमा वर्ग को संतुष्ट रखने के लिए क्या किया उसने? एक संकीर्ण धार्मिक नीति का अवलंबन किया। उसने धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन किया। कल पढ़ा था हमने कि उसने 1376 में एक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया इस्लाम की आलोचना के कारण। इसी प्रकार हमने ये भी पढ़ा था कि उसने जजिया लगा दिया। अभी तक ब्राह्मण जजिया से मुक्त थे, ब्राह्मणों पर भी उसने जजिया लगा दिया। इसके अलावा उसने सूफी संतों की दरगाह, मकबरों पर मुस्लिम महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये कुछ उसने धार्मिक कट्टरता के कार्य किए। इस कड़ी में वो औरंगजेब और सिकंदर लोदी का अग्रज माना जाता है। तो ये धार्मिक कट्टरता की नीति उसने क्यों अपनाई थी? उलेमा वर्ग को संतुष्ट रखने के लिए। इसके अलावा सामंत वर्ग को संतुष्ट रखने के लिए उसने जागीरदारी प्रथा को वंशानुगत कर दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जागीरदारी प्रथा को वंशानुगत कर दिया। नियुक्तियां भी वंशानुगत होने लगी। अब कोई इक्तेदार को अगर कोई इक्ता मिली है तो वो इक्ता उसकी वंशानुगत रहेगी, ताकि वो इक्तेदार जो सामंत वर्ग है वो संतुष्ट रहे। अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका पुत्र नहीं होने पर उसका दामाद, और दामाद भी नहीं होने पर उसके गुलाम को वो इक्ता प्रदान कर दी जाएगी। इस प्रकार से उसने ये जागीरदारी प्रथा को वंशानुगत किया। सामंतों को केंद्रीय प्रशासन के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त कर दिया, जिससे सामंतों की अनुशासनहीनता बढ़ी और राज्य कमजोर हुआ। सैनिकों के प्रति भी उसने उदारता की नीति अपनाई। फिरोज तुगलक ने क्या किया? खम्स की प्रचलित दर में संशोधन किया और अब सैनिकों को 80% भाग देना शुरू किया युद्ध के लूट के माल में से। मोहम्मद बिन तुगलक युद्ध में जो लूट का माल प्राप्त होता था उसका 80% हिस्सा राजकोष में जमा करता था और 20% ही सैनिकों में बंटवाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने खम्स की बंटवारे को पूर्ववत कर दिया। उसने 80% भाग सैनिकों को देना शुरू कर दिया और 20% भाग ही राजकोष के लिए लेना शुरू किया। इसके अलावा सैनिकों को संतुष्ट करने के लिए सैनिकों की नियुक्तियां भी वंशानुगत आधार पर की जाने लगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सैनिकों की नियुक्तियां भी उसने वंशानुगत आधार पर करना शुरू किया और सैनिकों को वेतन के बदले जागीर देना शुरू कर दिया। अर्थात सैनिकों को वेतन जागीर के रूप में देने लगा। दाग और हुलिया की व्यवस्था ढीली पड़ गई। सेना में भ्रष्टाचार बढ़ा इससे और सेना की कार्यकुशलता घटी।
सेना में इससे भ्रष्टाचार बढ़ा, सैनिकों की कार्यकुशलता घटी। इन सब कारणों से सैन्य व्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। तो हमने देखा कि उलेमा वर्ग को उसने संतुष्ट करने का प्रयास किया, इसके लिए उसने धार्मिक कट्टरता की नीति का अवलंबन किया। सामंत वर्ग को उसने संतुष्ट करने का प्रयास किया, तो सामंत वर्ग को संतुष्ट करने के प्रयास में हमने पढ़ा कि उसने सामंतों को जो इक्ताएँ दी जाती थी वो वंशानुगत कर दी। इसके अलावा सैनिक वर्ग को भी संतुष्ट करने का प्रयास किया, इसके लिए उसने सैनिकों के पदों को भी वंशानुगत कर दिया। और क्या किया उसने सैनिकों को वेतन के बदले जागीर देना शुरू कर दिया। तो ये उसकी कुछ ऐसी बातें थी जिसके कारण सैनिक वर्ग भी कार्यकुशलता उसकी भी कम हो गई। दाग और हुलिया व्यवस्था उसके समय में ढीली पड़ गई। तो इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को भी वेतन जागीर के रूप में देना शुरू किया, जिससे सेना की कार्यकुशलता बढ़ी। दाग और हुलिया व्यवस्था उसके समय में ढीली पड़ गई, सेना में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। इन सब कारणों से सैन्य व्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। अब फिरोज शाह तुगलक के इन कार्यों से सैन्य संगठन कमज़ोर और भ्रष्ट हो गया। सैनिकों को वेतन के बदले भूमि प्रदान करने की प्रथा उसने शुरू की। कई स्थानों पर सैनिक या उनके बेटे बिना सैनिक सेवा किए ही भूमि का उपभोग करने लगे। सेना में सक्रिय सैनिकों की संख्या घटने लगी। अवकाश प्राप्त अथवा पेंशन पाने वाले सैनिकों की संख्या बढ़ने लगी। इन सब का बुरा प्रभाव सैनिक शक्ति पर पड़ा। अब सैनिक शक्ति जब कमज़ोर हुई तो सेना के ऊपर ही साम्राज्य टिका हुआ था। सेना की कार्यकुशलता के लिए उत्तम घोड़े अनिवार्य थे, लेकिन सैनिकों में भ्रष्टाचार के कारण सैनिक अफसरों द्वारा घटिया प्रकार के घोड़े और हथियार रखे जाने लगे। उनकी जांच नियमित रूप से हो नहीं पा रही थी। बड़े अधिकारी भ्रष्ट तरीकों से धन कमाने लगे, अवैध रूप से कर वसूलने लगे, परंतु सुल्तान इन सबको रोकने में असमर्थ था। सैन्य व्यवस्था की कमजोरी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण फिरोज शाह की मृत्यु के बाद लगान आदि वसूली की समस्या हो गई। लगान वसूलने में कठिनाइयाँ आने लगी, जिसके कारण राज्य का आर्थिक संकट और भी गंभीर हो गया। सैन्य व्यवस्था में कमजोरी बड़ी घातक सिद्ध हुई। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के लिए तो लगान वसूल करना भी कठिन हो गया, जिससे राज्य का आर्थिक संकट और भी गंभीर हो गया। अब फिरोज शाह तुगलक का इस जो दिल्ली सल्तनत का जो पतन हुआ उसमें उत्तरदायित्व कहाँ तक था? इसमें कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई वो इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। तुष्टीकरण की नीति उसने सामंतों के प्रति अपनाई, उलेमा वर्ग के प्रति अपनाई और सैनिकों के प्रति अपनाई। तीनों ही वर्गों को उसने संतुष्ट करने का प्रयास किया और इस कारण तीनों ही वर्गों में सामंत और उलेमा वर्ग हावी होने लगे और सैनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार और कमजोरी आ गई। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर उसने इन तीनों वर्गों के प्रति तुष्टीकरण की नीति क्यों अपनाई? कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की असफलताओं को नज़दीकी से देखा था और वो ये जानता था कि मोहम्मद बिन तुगलक असफल इसलिए हुआ क्योंकि उलेमा वर्ग और सामंत वर्ग का उसे सहयोग नहीं मिला। अतः अपने शासनकाल में वो अपने कार्यों से किसी भी वर्ग को विरोध प्रकट करने का अवसर नहीं देना चाहता था। अतः उसने सभी वर्गों के प्रति विनम्रता और उदारता की नीति अपनाई। इसमें संदेह नहीं है कि उस नीति से उसको लाभ पहुंचा और सभी वर्गों का उसे सहयोग भी मिला, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम बड़े घातक सिद्ध हुए और फिरोज शाह की मृत्यु के 10 वर्षों के अंदर ही तुगलक साम्राज्य का पतन हो गया। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि फिरोज शाह के द्वारा प्रशासनिक नीतियों को नई दिशा जो देने का जो प्रयास था वो आंशिक रूप से सफल रहा। आर्थिक सुधारों से राज्य सुदृढ़ तो हुआ, राजकोष में
पैसा तो बढ़ा और उसके कल्याणकारी उपायों से सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा भी बढ़ी, लेकिन उसकी तुष्टीकरण की नीति ने साम्राज्य को पतन के मार्ग पर अग्रसर कर दिया, साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी बना दिया। अब 1351 से लेकर के 1388 तक का जो 37 वर्ष का जो उसका शासनकाल था, उसमें फिरोज शाह तुगलक ने जो शासन किया वो राजनीतिक बुद्धिमत्ता की कमी रही उसके शासन में। केंद्रीय प्रशासन की कार्यकुशलता घट चुकी थी, सेना उसके शासनकाल में कमज़ोर पड़ चुकी थी और धीरे धीरे राजकोष भी रिक्त होने लग गया था। अतः ऐसी परिस्थिति में साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी हो गया। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। एक के बाद एक कई सारे सुल्तान आने लगे। फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों में तुगलक शाह द्वितीय, फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों में कौन आया सबसे पहले? तुगलक शाह द्वितीय, जिसने 1388 से 1389 तक शासन किया। उसके बाद अबू बकर वो सुल्तान बना 1389 से 1390 तक। उसके बाद मोहम्मद शाह जिसने 1390 से 1394 तक शासन किया। और उसके बाद महमूद शाह जो था उसने 1394 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। इसे नासिरुद्दीन महमूद शाह भी कहा जाता है। अब इसी नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में तैमूर लंग का 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण हुआ। महमूद शाह जो था वो समरकंद के शासक तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सका। वो क्या हुआ? महमूद शाह जो था वो दिल्ली से पलायन कर गया और तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा। उसके जाने के बाद भी 1405 में जाकर के नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली लौटा। 1405 में जाकर के वो दिल्ली लौटा, जहां उसने 1412 तक नाम मात्र के लिए शासन किया। अब कहा जाता है कि जब कमज़ोर सुल्तान आने लगे तो 1394 तक दिल्ली सल्तनत के कन्नौज का जो हिस्सा था, कन्नौज से पूर्व का भाग, वो तुगलकों के नियंत्रण से निकल गया। मलिक सरवर नाम के एक योग्य सामंत ने अनुशासन लाने का प्रयास किया था, लेकिन उस मलिक सरवर के प्रयास को तवज्जो नहीं दी गई। हताश होकर के मलिक सरवर ने जौनपुर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। इसके अलावा उत्तर में खोखरों के विद्रोह होने लगे 1394 के आसपास। इसके अलावा मालवा और खानदेश भी स्वतंत्र हो गए। रही सही कसर तैमूर लंग के 1398 के आक्रमण ने पूरी कर दी। तुगलक सुल्तान को, जो नासिरुद्दीन महमूद शाह उस समय तुगलक सुल्तान था, उसको शरण लेने के लिए कहाँ भगना पड़ा? उसको शरण लेने के लिए गुजरात भगना पड़ा। तैमूर के लौटने पर गुजरात भी स्वतंत्र हो गया। इस प्रकार तुगलक साम्राज्य का पूरी तरह विघटन हो गया। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक कमज़ोर और पतनशील राज्य छोड़ा था। उसकी मृत्यु के एक दशक के भीतर ही आंतरिक राजनीतिक षड्यंत्र और कुचक्र इतने बढ़े कि उसके उत्तराधिकारियों में कोई भी इतना योग्य और सक्षम नहीं था जो साम्राज्य की समस्याओं का समाधान कर पाता। इन शासकों के निजी व्यभिचार के अतिरिक्त सामंत वर्ग महत्वाकांक्षी हो चुका था। फिरोज शाह तुगलक के जो दास थे उनके कुचक्र शुरू हो गए थे। उत्तराधिकार संबंधी संघर्ष शुरू हो गए थे। वित्तीय संकट प्रारंभ हो चुका था। सैनिक व्यवस्था कमज़ोर पड़ चुकी थी। ऐसी परिस्थिति में राज्य खोखला हो चुका था। फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तुगलक शाह द्वितीय, उसके बाद अबू बकर, फिर मोहम्मद शाह और फिर महमूद शाह 1394 से 1412 तक। महमूद शाह के शासनकाल में 1399 में समरकंद के शासक तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण करके तुगलक साम्राज्य को धराशायी कर दिया। तैमूर के आक्रमण के समय महमूद शाह दिल्ली से पलायन कर गया और 1405 में तैमूर की मृत्यु के बाद ही वह दिल्ली लौटा, जहां उसने 1412 तक नाम मात्र के लिए शासन किया। उसके बाद दिल्ली पर सैयद वंश का शासन स्थापित हो गया खिज्र खां के द्वारा, और उसके बाद लोदी वंश का शासन आया, जिसमें बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी आए। और लोदी वंश के अंतिम सुल्तान
इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को परास्त कर मार डाला और मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना हो गई और सल्तनत का अंत हो गया। जो दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी में स्थापित हुई थी उसका अंत 1526 ईस्वी में जाकर के पूरा हुआ और 320 वर्षों का जो ये सल्तनत काल था अर्थात सुल्तानों का जो शासन काल था वो समाप्त हुआ और मुग़ल काल अर्थात मुग़ल बादशाहों का काल 1526 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर अपना फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु और उसके बाद की जो परिदृश्य था जिसमें तुगलक साम्राज्य का पतन हुआ उसको हमने पढ़ा है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।